नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। आवाज आ रही है? अच्छा, मस्त हैं आप लोग। क्या बात है। चलो, अच्छी बात है। आप मस्त रहोगे तो सब कुछ मस्त हो जाएगा फिर तो एकदम। तो कल तक जो पढ़ाया वो समझ में आ गया सबके? पक्का? चलिए तो फिर लिखो आराम से, आप आराम से, कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है। दूसरा है, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः विभाजित होता है। देखो, सम में किसका जाता है? 4 का, और विषम के अंतर में किसका जाएगा? 8 का जाएगा। कैसे जाएगा ये समझेंगे। ठीक है, देखिए, देखो लगातार सम संख्या में देखो, जैसे 2 और 4, 6 और 8 हो गया, 10 और 12 हो गया, 14 और 16 हो गया, 20 और 22 हो गया। ये सब सम संख्या होती है लगातार। लगातार का मतलब होता है बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का। अब देखो, 2 का वर्ग कितना आपका? 4। 4 का वर्ग कितना आपका? 16। अंतर कितना आया आपका? 12। देखो, 6 का वर्ग कितना? 36। 8 का वर्ग कितना है? 64। दोनों के बीच में कितने का अंतर आपका? 28 का। देखो, 10 का वर्ग कितना? 100। 12 का वर्ग कितना? 144। अंतर कितना है? 44 का। ऐसे देखिए, 14 का वर्ग कितना आपका? 196। 16 का वर्ग कितना होता है आपका? 256। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा आपका, बताओ? देखो, 0, 60। देखो, 20 का वर्ग कितना आपका? 400। और 22 का वर्ग कितना होता है आपका? 484। अंतर कितना आया? 84। देखो, एक लाइन लिखी हुई है जो आपको याद रखनी है। हमेशा। हमेशा का मतलब है इतना छोटा ही नहीं। चाहे 252 254 को ले लीजिए आप, चाहे 2050 2052 को ले लीजिए आप, 5020 5022 को ले लीजिए, कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप, सम हमेशा किसका भाग जाएगा? और देखो, 12 में 4 का भाग जा रहा है, 28 में जा रहा है, 44 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 84 में। अब आपके दिमाग में क्या आएगा वो सुनो ध्यान से, कि सर 44 में तो 11 का भाग भी जा रहा है, लेकिन क्या बाकी के में चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। हमेशा का मतलब क्या है? आप कोई भी अंतर निकाल के लाइए, हमेशा अगर विभाजित होता है वो मान माना जाता है। हमेशा का मतलब है कि आप ऑलवेज कंडीशन कोई सी भी लगा लीजिए, किसी भी संख्या को लिख लीजिए, उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा आपका? 4 का। ऐसे ही देखो, विषम संख्या में देखिए, जैसे देखो 1 और 3। देखो, 1 का वर्ग कितना होता है आपका? 1। 3 का वर्ग कितना होता है आपका? 9। अंतर कितना है आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे देखिए, 5। 5 का वर्ग कितना? 25। 7 का वर्ग कितना? 49।
अंतर कितना आया आपका 24 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225 होता है। तो देखो कितना अंतर आया आपका 31 और 25 कितना हो गया आपका 56। ऐसे देखिएगा 21 का वर्ग कितना होता है आपका 441। 23 का वर्ग कितना होता है आपका 529। देखो 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और 12 में से 8 गए तो कितने बचे आपके 4। यही बचेगा ना, नहीं 8 आएगा, हाँ 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। अब देखो इनमें देखो हमेशा की कंडीशन में 8 का भाग जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा कि सर जिसमें 8 का भाग चला जाता है उसमें 4 का तो चला ही जाता है। बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब विषम वाला जो है वो 4 से भी विभाजित होता है और 8 से भी होता है, लेकिन फिर आपके ऑप्शन में 4 नहीं मिलेगा आपको। तो याद क्या रखना है, दोबारा सुनो ध्यान से, कि यदि संख्याएं आपकी सम है तो किसका भाग जाएगा 4 का। संख्याएं यदि विषम है तो किसका जाएगा 8 का। अब आप कहेंगे सर जब हमको पता चल रहा है कि इसमें 4 का भी जा रहा है तो हम 8 क्यों लिखें, तो प्रश्न कैसे आएगा पेपर में, वो काम की बात है, वो सुनो ध्यान से आप लोग पहले। जैसे कि देखिए यदि संख्याएं ए तथा बी दो लगातार सम धन पूर्णांक हैं, सम धन पूर्णांक हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमेशा किस संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अब बताओ तुमको क्या पता संख्या कौन सी है, तुम्हें तो क्या दे दिया उसने ए और बी दे दिया। ठीक है, अब ए और बी दे दिया इसका मतलब, अच्छा यहां बी लिखा ही नहीं है अपन ने भाई साहब। तो देखो ए और बी के बारे में उसने एक बात बताई है आपको कि कैसी संख्याएं हैं सम, तो आपको वो लाइन याद होनी चाहिए कि सम में किसका भाग जाता है 4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा बिना सोचे समझे, अगर आपको वो लाइनें दोनों याद हैं तो। और अगर याद नहीं है तो फिर भजन करो पेपर में बैठ के, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। आप ये सोचें कि इसको हम कोई लॉजिक लगा के या कोई फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, गलत फहमी है आपकी, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। तो याद रखना पड़ेगा कि सम में किसका जाता है 4 का, विषम में किसका जाता है 8 का। याद रहेगा नहीं रहेगा, पक्का ना? बहुत बढ़िया, अब इसको उतार लो, आपने उतारा नहीं है तो।
हो गया। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, इसको भी नोट कर लीजिए। यदि x तथा y दो लगातार विषम धन पूर्णांक हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तब आपका आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। किसका भाग चला जाएगा? 8 का। तो याद रहेंगी ये बातें सबको। दो लगातार सम के अंतर में किसका जाएगा? 4 का। विषम के अंतर में किसका जाएगा? 8 का। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके कॉलेज में सरकारी पेपरों का नंबर आता है नहीं आता लगने का? सेंटर वेंटर आता है कि नहीं आता है? इधर गवर्नमेंट एग्जाम का सेंटर आता है? इधर आता है? सीईटी का है? बहुत पैसा, क्या करेंगे लेके? भाई सेंटर लेने का मतलब पैसा कमाना। पैसा है मेहता वालों पे, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? हाँ, बच्चा एक दिन में कलेक्टर हो जाएगा मतलब। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, दो लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में दो लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है जो उन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या का वर्ग होती है। बीच वाली संख्या का वर्ग होती है। अब समझने की कोशिश करनी है, आप ये नोट कर लें, उसके बाद समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, पहले देख लेते हैं, देखो सम वाला और फिर देखेंगे विषम वाला, ठीक है। जैसे देखो लगातार सम संख्या आपकी, देखो 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8, 10 और 12, ये सब क्या होती है? आपकी सम होती है कि नहीं होती है? देखिए 2 का और 4 का गुणा किया कितना आया आपका? 8। जैसे ही आप एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका 9। 9 किसका वर्ग होता है? आपका 3 का। देखना 2 और 4 के बीच में ही आता है कि नहीं आता है 3? ऊपर यही बात लिखी है कि नहीं लिखी है कि कोई भी आप लगातार दो सम संख्या ले लीजिए, उनका गुणा करिए, फिर उसमें जैसे ही आप एक जोड़ेंगे तो आपको कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा, और वो कंप्लीट स्क्वायर उस संख्या का होगा जो उन दोनों संख्याओं के बीच वाली होगी। जैसे देखिए 4 और 6 गुणा करके कितना हुआ आपका? 24, प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 25। 25 किसका वर्ग होता है? आपका 5 का। 5 किसके बीच में आता है? इन दोनों के आता है कि नहीं आता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि देखिए 6 गुणा 8 कितना हो गया आपका? 48, प्लस 1 किया तो कितना आया आपका? 49। 49 किसका वर्ग होता है? आपका 7 का।
देखो 6 और 8 के बीच में आता है कि नहीं आता है भाई? देखो 10 गुणा 12 कितना हुआ आपका 120, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा आपका 121। तो 121 किसका वर्ग होता है आपका? 11 का। ये तो हो गया सम में। विषम में देखते हैं। जब देखो 1 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 3, प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 किसका वर्ग होता है आपका? 2 का। जैसे देखिए 3 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा आपका 15, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16। 16 किसका वर्ग होता है आपका? 4 का। जैसे देखिए 7 गुणा में 9 करेंगे कितना होगा आपका? 63। एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 64। 64 किसका वर्ग होता है आपका? 8 का। जैसे देखिएगा 21 गुणा में 23 करिए तो कितना होता है आपका? 575, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 500, सॉरी वो 23 और 25 में आएगा। ये होगा आपका 483, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 484, और 484 किसका वर्ग होता है आपका? 22 का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसे प्रश्न में आएगा? नहीं, पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा वो समझो। बेटा इसको थोड़ा नीचे करो इसको। बस बस हो गया। हाँ, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि संख्या 8464 गुणा 8466 प्लस आर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान क्या होगा? अगर आपको पुराना वाला नोट याद है तो आपको मुश्किल से मुश्किल 2 ही सेकंड लगेंगे, और अगर आपको वो वाला नोट याद नहीं है फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो तुमको गुणा करना पड़ेगा, फिर गुणा करने के बाद इसका ये ट्राई करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना जोड़ना है इसमें। वैसे आप देखो जानते हैं कि देखो 64 और 66 लगातार दो सम संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो कितना जोड़ना चाहिए इसमें? एक जोड़ने पर क्या बन जाएगा आपका? पूर्ण वर्ग। इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? लो, हो गया सवाल। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है, चाहे लगातार दो सम संख्या दे रखी हो चाहे लगातार दो विषम संख्या दे रखी हो, उनका गुणा करने के बाद ऑलवेज टाइम जो आपके पास प्राप्त होगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, और वो उसी संख्या का वर्ग होता है जो संख्याएं आपको दे रखी है उनके बीच वाली संख्या का। जैसे देखिए क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपको कि संख्या 483 गुणा 485 प्लस में आर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एवं आर बराबर 1 हो तो यह किस संख्या का वर्ग होगी? अब आपको फिर नोट याद होना चाहिए। अगर आपको नोट याद है कि देखो दो लगातार विषम संख्या दे रखी है, कैसी दे रखी है? विषम, और जिसमें एक जोड़ने पर हमारे पास जो प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, और उन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या का प्राप्त होता है। तो देखो 483 और 485 के बीच में क्या आएगा आपका? 484, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? याद क्या रखना है, चाहे दो लगातार सम संख्या दे रखी हो चाहे लगातार विषम संख्या दे रखी हो, अगर उनका गुणा करके एक जोड़ते हैं तो ऑलवेज टाइम हमारे पास जो प्राप्त होता है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और वो उन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या का क्या होता है? आपका वर्ग होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो पीछे वाला उतारा तो नहीं उतारा था आपने? ये वाला नोट करिए फिर आगे वाला करिए।
हो गया? चलिए आगे देखिए। अब याद आया आपको, कल हम लोग क्या पढ़ा रहे थे आपको लास्ट में? इकाई अंक। तो मैं एक बार तो उसे रिपीट करता हूं कल वाली बात को। देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखाया था आपको इकाई अंक में, कि भाई यदि आपको नॉर्मल संख्याएं जोड़ने के रूप में या गुणा के रूप में दे रखी हैं, आप क्या करेंगे? प्रत्येक संख्या का अंतिम अंक लेंगे और आपस में अगर जोड़ने की कह रहा तो जोड़ देंगे, गुणा करने की कह रहा तो गुणा कर देंगे, और जो अंक सबसे लास्ट में आएगा वही क्या कहलाएगा? उसका इकाई अंक कहलाएगा। ये कल लिखाया था। दूसरा पॉइंट बताया था कि फिर अगर आपकी संख्याओं पर घात लगी हुई है तो घात वाली संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट था उसमें कि यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 दे रखा है तो पावर आपकी कुछ भी लगी हुई है, आपका इकाई अंक नो चेंज रहता है। मतलब 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। बस मुझे दुख इस बात का हुआ था कि कल आप लोगों ने ये क्यों नहीं पूछा कि गुरुजी क्यों रहेगा? पूछना चाहिए था ना कि भाई 0 का 0 ही क्यों होता, 1 का 1 क्यों रहेगा, 5 का 5 क्यों रहेगा, 6 का 6 क्यों रहेगा? पूछना चाहिए था, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। अरे मानते इस बात को? नहीं मानते? इसका मतलब यही है कि आपको कुछ भी लिखा के चले जाओ, आप तो मस्ती में लिख रहे हो बस। अरे वर्ग स्क्वायर नहीं है, और पावर 343 लगी तो वर्ग स्क्वायर थोड़ी हो रहा है। फिर पावर अगर मैंने 343 लगा दी तो फिर वर्ग स्क्वायर थोड़ी हो रहा है। कहां है वर्ग, फिर कहां स्क्वायर गया? मैं बताऊंगा, तसल्ली रखो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, पूछना चाहिए था ना भाई। अच्छा देखिए, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूछोगे ना मेरे से कि देखो सर समझ में नहीं आया। मैं आपको 2-3 बातें सिखाता हूं जो आपको सीखनी है। कोई भी चीज अगर आपके समझ में नहीं आए, आप क्लियर तरीके से बोल देना, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं और आपका पैसा फ्री का नहीं है। माँ बाप का पैसा उड़ाने के लिए नहीं होता है, उसका सदुपयोग करने के लिए होता है। अगर आपने यहां दिया है तो उसका प्रॉपर आउटपुट आपको मिलना चाहिए। आप उसके एवज में प्रॉपर आउटपुट लेके जाओ, बाकी में बेहतर रिजल्ट लेके जाओ, तब तो आपने जो पैसा खर्च किया है वो बेहतर है। वरना देखो, जैसे आप थे वैसे तो हैं ही। अभी यहां आप बैठे हैं कुछ अलग करने के मूड में। भाई कॉलेज में आप आज से पहले आ रहे थे ना, आप कॉलेज में तो जैसे थे वैसे तो है ही। लेकिन अगर हम लोगों ने पैसा एक्स्ट्रा खर्च करके भी कुछ अच्छा नहीं सीख पाया, कुछ नया नहीं सीख पाया, तो बताओ उस पैसे को खर्च करने का क्या मतलब है? मानते हैं इस बात को? नहीं मानते आप लोग? सीखना होता है ना। कपड़ा आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कभी भी आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, पहले हम लोग सामान पसंद करते, पैसा नहीं देते हैं। एकमात्र शिक्षा विभाग वो है जहां पहले पैसा दिया जाता है, उसके बाद क्लास में एंट्री होती है। बोलो बात सही है कि नहीं है? तेरे को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पैसा पहले देना पड़ेगा। और देता भी है लड़का हंसते हंसते। इसी राजस्थान में खूब मोटी मोटी फीस वाली कोचिंगें भी हैं, जिनमें पहले दिन आपको जाने से पहले खूब सारा मोटा दाम देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी एंट्री होगी अंदर। जो मैं आपको कल की क्लास में बताई, याद देता था कि ताजमहल है भैया, टिकट लग गई, अब तुमको पसंद आए चाहे नहीं आए, देख ले, नहीं तो वापस चला जा। वो टिकट नहीं वापस होगी आपकी। कपड़ा फिर भी ऐसी चीज है, पसंद नहीं आता है तो लौटा के दूसरा ले आते हैं। और आजकल तो लड़के यही करते हैं ज्यादातर, दुकान वाले से जानकारी रखते हैं, बढ़िया वाली अच्छी जानकारी होती है। अभी पता चला कि 3 दिन की शादी है, तो पहले दिन लगन वाले दिन लेके आएंगे, पहन लेंगे, वापस रख देंगे। भाई साहब मजा नहीं आओ यार, दूसरा चाहिए। और बारात के लिए दूसरा मिल जाता है एक ही पैसे में। ऐसे बहुत लोग हैं, समझिए ध्यान से। तो सोचो, वो बेचारा तो नहीं कह रहा भाई साहब मैं वापस ना करूंगा, वो ले लेता ना वापस, क्योंकि उसको अपनी दुकान चलाने हैं। शिक्षा विभाग में दुकान नहीं चलानी होती है, क्योंकि एकमात्र ऐसा हथियार है, इसको तो भाई आपको यूज करना पड़ेगा। जो शिक्षा से वंचित है, आज उसे देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, उसका लेवल कुछ अलग ही है। और कहते भी हैं, आपने देखा। अच्छा एक बात बताओ, 2 चीजें हैं जो आप बता नहीं मेरे को, आपको कौन कौन बताएगा मैं देखता हूं। माताजी बच्चे को जब उठाती है तो गोदी में उठाती है, आपको पता है? इससे ऊपर नहीं उठाती कभी भी। उठाती नहीं उठाती हैं? क्यों उठाती हैं? पिताजी गोदी में नहीं उठाते हैं, पिताजी सर पे बिठाते हैं हमेशा। एग्जाम्पल देखो आप लोग, अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं। इन दोनों का कारण क्या है?
कोई मुझे बेहतर एक्सप्लेन कर सके? कोई एक विद्यार्थी? आप लोग कॉलेज का ज्ञान ले रहे हैं, आपको व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बेटा? सही प्रश्न किया है नहीं किया है? मैं बताता हूं, आज के बाद अगर कोई पूछे तो बता देना उसको। आपको पता तो मुझे बता दो यार, पड़ोसी को बताने से कुछ नहीं होता। और हाँ, एक चीज दिमाग में रखो, इधर पड़ोसी से नहीं पूछना है, पड़ोसी होशियार होता तुम्हारे बगल में थोड़ी बैठा होता, वो तो मस्ती काट रहा होता कहीं और। सब एक जैसे ही है, इसलिए पड़ोसी कुछ नहीं जानता है, मस्त रहो। आता है पता है? देखो माता जी क्यों उठाती हैं गोदी में, उसका रीजन है, माता जी ये चाहती हैं कि जहां तक मैं देख पा रही हूं ना, वहां तक मेरा बच्चा भी देख सके, इसलिए वो बराबर में उठा लेती हैं। बच्चा गोदी में आने के बाद माँ के सिर के बराबर हो जाता है। बात सही है कि नहीं है? पिताजी सिर पे क्यों बिठाते पता है? कि बेटा जहां तक मैं भी नहीं देख पा रहा ना, उसे भी आगे देख, टेंशन खत्म। और पिताजी जब देखा तुमने गांव में खेल वेल होता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, पिताजी बच्चे को सिर पे बिठा लेते हैं। बरंगा मेरे को दिखे चाहे नहीं दिखे, देख तेरे को दिख रहा है ना, हाँ मजा आ गया भाई साहब, बच्चा खुश हो जाता है नहीं हो जाता है? इसका आशय यह है कि पिताजी ने वो प्रताड़ना झेल रखी है, वो नहीं पढ़ पाए, मजदूरी कर रहे हैं आज, या कोई और काम कर रहे हैं, या कपड़े की दुकान है, या मोबाइल की शॉप है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो जानते हैं कि यार एजुकेशन की वैल्यू क्या है। आज अगर हम एजुकेटेड होते, आज अगर हम गवर्नमेंट जॉब में होते, तो शायद हमारे बच्चे को प्रताड़ना नहीं झेलनी होती। आज हमारा बच्चा हमसे 5,000 की कहता है, हम उसको 3,000 दे पाते, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। जब नहीं है तो सुविधाएं कहां से देंगे? हम नहीं दे सकते। तो उसका रीजन ये है, वो ये चाहते हैं कि देखो हम जो नहीं कर पाए, आपको वो करना है, और वही बच्चा आगे बढ़ता है। ध्यान रखना, देखो या तो बिल्कुल गरीब तबके का बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, या टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास पैसा होगा ना, वो आगे बढ़ेगा। मध्यम वर्गीय तो वहीं अटका हुआ है, उसके दिमाग में यही है। जैसे कि देखो आपको पता भी 1 महीना और बचा बीच में, उसके बाद शादी स्टार्ट हो जाएंगी फिर दोबारा से, तो फिर प्लानिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मामा के लड़के की शादी है, तो भाई साहब कम देखो, शादी मामा घर में है, प्लानिंग हमारे घर में होती है कि देखो बारात में ये पहनेंगे, लगन वाले दिन ये पहनेंगे, ये होगा तब ये पहनेंगे। मतलब भाई साहब पहले से ही तुम 15-20 दिन पहले एकदम लड्डू बने घूम रहे हो, समझो बात को। तो आप सोचिए, आप अपने समय को व्यर्थ नहीं करें, अपने समय का आप सदुपयोग करना सीखें कि समय को बचाना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज तक के रिकॉर्ड में जितने दिन हुए हैं, अब आप कहेंगे सर हमारी तो आपने छुट्टी कर दी, कहने का मतलब ऐसा मेरा आज तक का दिन नहीं है जिस दिन मैंने मार्कर नहीं उठाया हो। आपकी छुट्टी की थी, लेकिन ऑनलाइन तो मैं घर बैठ के ही पढ़ा लेता हूं, मेरे घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, तो मैं ऑनलाइन पढ़ा लिया था। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने पढ़ाया नहीं हो, क्योंकि जिस दिन से ये कलम संभाली है ना, तो आपका क्या लगता है? देखो मैं बताता हूं, आप जब सुबह उठते हो ना, आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है? अरे यार कॉलेज और जाना है यार। आता नहीं आता है? आप पता क्या सोचते हो? ये काम है। भाई ये काम नहीं है। अच्छा हम लोग सोचें अरे यार पढ़ाना हो रहा है आज, पढ़ा नहीं पाएंगे। अब फिर आप लोगों का उत्तर क्या आएगा? मेरे पास सबका जवाब आप मत दो, मेरे पास है। आपका जवाब क्या आएगा पता है? गुरुजी आपको तो पैसा मिलता है इसलिए करते हो, हम तो देना पड़ता है। लेकिन भाई उसके एवज में आपको ज्ञान मिल रहा है, वो शायद उससे ज्यादा है। पैसा रुकता नहीं है, ज्ञान टिकता है हमेशा। ज्ञान ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई चीज सीख ली, कोई नहीं छुड़ा सकता आपसे उसे। पैसा छुड़ाया जा सकता है, बाद में भाइयों में बंटवारा होता है तो पर कितना भी कमा के रख लो तुम घर में, ज्वाइंट फैमिली में, लेकिन जब बंटवारा होता है फिर यही नाम आता है कि भाई सब बराबर बराबर होगा। अभी है चाहे तुम पूरा खरीद के लाए थे, कोई मैटर नहीं करता। इसका मतलब पैसा आपका बढ़ जाता है, ज्ञान कभी नहीं बटेगा। और जितना आप उसको बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब है आपको सीखते रहना है, उम्र कितनी भी हो जाए। मैं अभी भी पढ़ता हूं, आप सबको पढ़ाने के लिए लगभग मैं अभी भी 4-5 घंटे पढ़ता हूं खुद से, उसके बाद पढ़ाता हूं। कोई चीज गलत ना पढ़ा दूं, कोई चीज ऐसी ना पढ़ा दूं कि कोई काम की ना हो, ऐसी चीज छूट ना जाए कि जो काम की थी और रह गई क्लास में। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। उसी का परिणाम है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। देखो हर किसी से नहीं पढ़ सकते, वो हिस्ट्री वाले गुरु जाए तुमने भगा दिए, मतलब आपको समझ में नहीं आया ना, तभी तो आपने मना किया। अगर आपके अब ऐसा होता कि आप पे थोपा जा रहा है, कॉलेज में थोप दिया जाता है कि बड़े भाई यही केमिस्ट्री पढ़ाएगा आप तो। और फिर कॉलेज का तो ऐसा चलो ठीक है नंबर ही दिलाने हैं। जब बात सरकारी नौकरी की आती है ना, तब हम सोचने में मजबूर होते हैं कि यार अगर इसने गलती से गलत पढ़ा दिया या इसका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो पेपर में होगा ही नहीं,
तो नौकरी तो नहीं लगेगी भाई हमारी। इसलिए सोचता है कंपटीशन में आने के बाद बच्चा। आपकी सोच ऑटोमेटिक में कह रहा हूं 1 महीने के बाद इन कॉलेज के बच्चों से अलग प्रकार की हो जाएगी। आपके सोचने का, आपके बैठने का, आपके काम करने का सारा नजरिया चेंज हो जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। उसके पीछे पता कोई कारण नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि अब आप अपने भविष्य के निर्माण की ओर चले गए। कॉलेज तक भविष्य निर्माण नहीं होता है, वो केवल आप क्या है, एक एजुकेशन का, एक शिक्षा का वो है, आप प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री मिल रही है आपको, सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्री। कंपटीशन में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, नौकरी लगती है। और आपसे अगर कोई कह दे कि आप 6 महीने इस क्लास में बैठो और बढ़िया तरीके से पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा याद होना चाहिए, उसके बाद हम तुमको कलेक्टर बना देंगे, मैं गारंटी दे रहा भाई साहब तुम एक छुट्टी ना करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई, कलेक्टर बनना है अब। तो टारगेट भी तो होना चाहिए ना, वो टारगेट आपको सेट करना होता है। बाकी तो देखो कितना भी चिल्लाते रहो तुम्हारे सामने, तुम करोगे वही। क्योंकि देखो अब हमारा तो काम है भाई, देखो पिछले 14-15 साल से चिल्ला ही रहे हम, तो सबको बताते हैं। बात समझ में कब आती है बच्चे को, जब पेपर हो जाता है उसके बाद, अरे यार मास्टर तो सही बताया था भाई, अपन ही ध्यान नहीं दिए। फिर वो लड़का आता, बच्चा आता घूम के वापस कि सर मेरे को दोबारा पढ़ना है और इस बार तो मैं पेपर निकाल दूंगा। तो देखिए आपको रास्ते बहुत सारे मिलते हैं, भटकाव है इसी उम्र में है। देखो सबसे बड़ी बात है आपकी, पढ़ाई करने की उम्र भी यही है और बाकी के कामों की उम्र भी यही है। जिसका दिमाग जिधर लग जाता है ना, वो उधर आगे बढ़ने के बाद 2 ही काम है, या तो जीवन बनेगा या बिगड़ेगा। और देखिए पढ़ाई में जाने के बाद जीवन बिगड़ेगा नहीं कभी, इस बात को आप गांठ बांध के रख लेना। अगर आप स्टडी की तरफ बढ़ गए, जीवन नहीं बिगड़ेगा कभी भी। आपको ऐसा लगता है गलत बात है, तो आप 6 महीने पढ़ के देख लो एक बार। जो सर इतने दिन से पढ़ी तो रहे, 11, 12, 13, 14, 15 सब पढ़ी तो रहे हैं। 15 क्लास में कौन कौन है तुम में से, मतलब फाइनल ईयर वाले कौन कौन है? अब फाइनल ईयर वाले 15 में तो होते हैं, सेकेंड ईयर वाले 14 में होते हैं। अब तुम कहोगे वन सर कैसे? अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं एक बार, बताओ आप कितनी बार परीक्षा में पास हुए हैं? क्या जवाब देंगे? बेटा कितनी बार पास हो गया परीक्षा में, बताओ। अब कोई हमसे पूछे सर कहां तक पढ़े हो, मैंने कहा दोपहर तक पढ़े भाई साहब। 12 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, हमारे जमाने पे, हमारे जमाने में डबल शिफ्ट चलती थी, तो दोपहर तक ही पढ़े हम, तो बाद में पढ़ते ही नहीं थे। अब वो कहेगा भाई अब तुमसे कोई पूछेगा कहां तक पढ़े, बताओ तुम क्या कहोगे? मैंने सर बीएससी फाइनल ईयर। वो ये पूछे ना कितना पढ़े हो, तब बताना है। कहां तक का मतलब होता है समय, कितने का मतलब होता है आपने कौन सा क्लास पढ़ रखा है। यही तो कृपा अटक जाती है। रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं जब समझ में आएगा आपको। कोई अगर ये पूछे कि आप कितना पढ़े हैं या कितने तक पढ़े हैं, तो आपको बतानी है आपकी क्वालिफिकेशन। कोई ये पूछे ना कहां तक पढ़े हो, बोले सर 11 बजे क्लास खत्म हो जाती है हमारी, तो कभी 12 बजे होती है, तो यही बताना दोपहर तक पढ़े, दोपहर के बाद छुट्टी हो जाती है। सही बात है नहीं बेटा? अरे सही है ना। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं वर्ष में कितने दिन होते हैं बताओ, तुम कहोगे 365, एक कहेगा 366 भी होते हैं सर, एक कहेगा 365 से 1/4 होते हैं। मैं ये कह रहा वर्ष में 7 दिन होते हैं, सोमवार से स्टार्ट होते रविवार पे खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो 8 बार ढूंढ के दिखाओ कोई मेरे को, होते हैं? का नहीं होते? एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। हमने पूछा तुमसे वर्ष में कितने दिन होते हैं? वर्ष में तो ये कार्यक्रम 7 पे ही चल रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार खत्म, वीकेंड हो जाता है, फिर उसके बाद वापस सोमवार पे आ जाते हैं। यही चलता है नहीं चलता है? अरे होता नहीं होता है? अब मैं पूछूं आपसे महीना कितने प्रकार का होता है, बताओ। तुमको फंसाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तुम तो पूछते जाओ। बताओ भाई महीना कितने प्रकार का होता है? हाँ 12, एक प्रकार का। ओ भैया मेरे, तुम बताओ कितने प्रकार का होता है? हाँ तुम तो बीए में से निकल लिए बाहर, तुम बताओ दोनों। हाँ ज्ञान इनसे ज्यादा होगा भाई, ये भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले सीनियर हैं, इज्जत करना सीखो आराम से। हाँ बताओ। 12 होते हैं ना। देखो महीना 4 प्रकार के होते हैं, 28 दिन वाला, 29 दिन वाला, 30 दिन वाला और 31 दिन वाला। कोई ये पूछे कुल महीने कितने होते हैं, तो 12 होते हैं।
यही तो सीखना है अपने को। कोई अगर तुमसे ये पूछे दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा वो तुमसे कि एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप कितने दिन बाद पढ़ने आए हैं, तो आप यही तो बताओगे मैं 3 दिन बाद आया हूं, मैं 4 दिन बाद आया हूं, मैं 5 दिन, ऐसे ही बोलते नहीं बोलते अपन? ऐसे तो नहीं बोलते ना कि भाई साहब 5 रात 4 दिन बाद आया हूं। सोचो एक्चुअली क्या है। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, आप उसे अपने जनरल बिहेवियर में डालने की कोशिश करिए। आप उनको आप अपने बिहेवियर में लेके आओ, आम बोलचाल में। क्योंकि देखो हम बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा ना कि यार 4 दिन 5 रात ज्यादा हो गया यार, ये तो 9 दिन हो गए फिर। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा दिन और रात मिला के पूरा एक दिन बनता है आपका। अरे ये जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, जब आएगा ये 73 दिन का इतने साल से परसेंटेज बताओ, इतने दिन का इतने सप्ताह से परसेंटेज बताओ, फिर तुमसे काउंटिंग ना होगी। सही है ना? अब देखो इधर, अब देखो ये सिखाए थे आपको। फिर उसके बाद क्या लिखाया था कि यदि आपकी संख्याओं का जो अंतिम अंक है, अगर घात लगी हुई है 2 3 4 7 8 9 होता है, तो देखो उससे पहले 0 1 5 6 वाला सीख लो। देखो 0 का 0 से आप कितनी बार गुणा कर लो। पावर का मतलब होता है कि अगर मैंने देखो 6 पर पावर लगाई है आपकी 41, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6 का गुणा 6 से करना है, और कितनी बार करना है आपका? 41 बार करना है। अगर मैंने 5 पर पावर लगा दी आपकी 57, इसका मतलब है कि 5 का गुणा 5 से करना है, और कितनी बार करना है आपको? 57 बार करना है। इसका मतलब 0 1 5 6 ये चारों अंक ऐसे हैं जिनका अगर खुद से गुणा करें, जिनका यदि खुद से गुणा करें तो वही अंक बनता है। 0 का 0 में आप कितनी बार गुणा कर लीजिए 0 ही आएगा। 1 का 1 से आप कितनी बार गुणा कर दीजिए 1 ही बनेगा। 5 का गुणा 5 से कितनी बार करते जाइए, लास्ट का अंक तो हमेशा 5 ही बनेगा। देखो 5 गुणा 5 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 गुणा 5 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 गुणा 5 25, फिर 5 आ गया। यही सिखाया था, कल तक नहीं सिखाया था? ऐसे ही 6 में होता है। 6 गुणा 6 कितना हो गया? 36, फिर 6 आ गया पीछे, फिर 6 गुणा 6 करेंगे, फिर 36 आएगा। ऐसे ही आएगा। इसके बाद बताया था तीसरा कि यदि संख्याओं का अंतिम अंक आपका 2 3 4 7 8 9 दे रखा है, तो घात को कितने से भाग लगाएंगे? 4 से। और 4 से भाग लगाने पर यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो 2 4 8 का इकाई अंक तो होगा आपका 6, और 3 7 और 9 का इकाई अंक होगा आपका 1। और यदि कुछ शेष बचता है तो उसे इकाई अंक पर क्या लगा देते? पावर के रूप में। उनके एग्जांपल्स लिखो आप लोग मेरे साथ साथ। जैसे देखिए 4084 की पावर 44 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। अब देखो आपको सबसे पहले तो 4 दिखा, दूसरा फिर आप 44 को 4 से भाग लगाए, पूरा पूरा चला गया, तो इसकी जगह क्या आएगा? इकाई अंक आपका 6 आ जाएगा। यही लिखाया नहीं लिखाया बताओ? जैसे देखिएगा 2782 और पावर में लगा हुआ है आपका 152 में इकाई अंक। तो आपको देखो 2 दिखा, 4 का भाग चला गया, 13 चौके 52। पीछे देख लेंगे, 4 का नियम बताया था नहीं बताया था कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी चला जाता है। याद आया कि नहीं आया? अभी आपको पता है, पहले दिन आपको यह लगा होगा कि यार अभी तो हमको कुछ नहीं आता है, गुरुजी आधा पन्ना लिखा के गए हैं। फिर दूसरे दिन में आया लौट के तो वो आधा पन्ना 3 पन्ने में कन्वर्ट हुआ होगा। फिर तीसरे दिन पढ़ाया तो वो 5 हो गए। अब शायद हो सकता है 7 8 पन्ने तो हो गए होंगे। अभी बढ़ते बढ़ते ये तुम पे ज्यादा होता जाएगा काम, और तुम पीछे वाले को अगर नहीं पढ़ोगे ये तुम पे हावी हो जाएगा। फिर इसका मतलब आपको प्रतिदिन करना क्या है कि जहां से टॉपिक स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर जहां तक खत्म होता है पर डे, वो आपको रिवाइज करना ही करना है डेली। आप किसी विषय को पढ़ना चाहे मत पढ़ना, मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के आपके पास नहीं रुकेगी, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एकमात्र ऐसा विषय है जो बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आता है, तो ये तो आपको डेली पढ़ना है। जैसे दवाई लेते हैं ना अपन सुबह दोपहर शाम वाली, ऐसे कि भाई ये तो पढ़ना है, इतना 1.5 घंटे 2 घंटे तो हमको डेली निकालने हैं, तब जाके हम कुछ सीख सकते हैं, वरना
नहीं सीख सकते बार बार, क्योंकि पुरानी चीजें बार बार आएंगी आपके सामने, फिर आप लोग भूल जाओगे। तो देखो 2 दिखा, तो इकाई अंक क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। अब बात करते हैं देखो शेष बचने वाली, जैसे कि देखिए 378 की पावर 46 में इकाई अंक, तो देखो 8 दिखा, आपने पावर को 4 से भाग लगाया, कितना शेष बच रहा है भाई, 4 का भाग 44 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा। तो इस इकाई अंक पर आप उस शेष फल को पावर के रूप में लिख दीजिए। तो 8 की पावर 2 क्या होता है आपका 64, क्या आया इकाई अंक आपका 4 आ जाएगा। देखो दूसरे वाले सेगमेंट में यही लिखाया था कि यदि कुछ शेष बचता है तो जो इकाई अंक दे रखा है उस पर शेष फल को क्या लगाना है आपको, पावर के रूप में। जैसे कि देखिए कि 3947 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपको देखो 7 दिख रहा है, आपने 4 से भाग लगाया, 56 तक भाग आपका पूरा पूरा चला गया, तो कितने शेष बचे आपके 2। तो 7 पे पावर क्या लगेगी आपकी, और 7 की पावर 2 क्या होता है आपका 49, तो इकाई अंक क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा। अब याद करो मैंने आपको 3 प्रकार से बताया और तीनों प्रकार के एग्जाम्पल भी आपको लिखा दिए, लिखा दिए कि नहीं लिखा दिए। लेकिन देखो जैसे जैसे आपके सामने लिखे हैं ना, ऐसा नहीं आता है पेपर में। पेपर में क्या आता है वो आपको अब सीखने को पता चलेगा। देखो पेपर में आएगा ऐसे, पहले छोटा सा देखो कि 102 की पावर 42 प्लस 102 की पावर 43 में इकाई अंक क्या होगा। आप जानते हैं, देखो आपको 2 दिख रहा है दोनों जगह, 4 का भाग इधर देंगे तो 2 शेष बचेगा, 4 का भाग इधर देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बात सही है कि नहीं है। इसका मतलब देखो 4 प्लस का 8 कितना हुआ जोड़ने के बाद आपका 12, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखो और क्या आ सकता है, देखिए भाई कि 398 की पावर 23 गुणा 147 की पावर 45 गुणा 3094 की पावर 24 गुणा 1055 की पावर 23 गुणा 4093 की पावर 72 में इकाई अंक क्या होगा। अब इन सबका निकालो और गुणा करके बताओ, ऐसा आता है पेपर में। अब देखो आपको शॉर्ट ट्रिक समझानी है, ऐसे तो नहीं तो फिर तो निकाल तो लेगो तुम ना। अब अच्छी तरह दिख रहा है तुमको, यहां से यहां जैसे ही बढ़ते हुए जाएंगे, ये 4 दिखा, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो यहां कितना आएगा आपका 6, और 5 का कितना होता है, और जैसे ही तुम गुणा करोगे 0 आएगी कि नहीं आएगी। अब 0 का गुणा तो आप किसी से भी कर लो, इकाई अंक क्या आएगा आपका 0 आएगा, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है। तो ये बात मैं अभी आपको पॉइंट डाल के लिखाने वाला हूं, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। तो देखिएगा कि यदि प्रश्न में संख्या का इकाई अंक 5 दिया है एवं कोई अन्य
सम अंक दिया है तो इकाई अंक हमेशा शून्य ही रहेगा। तो इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा आपका? 0 रहेगा। क्योंकि देखिए 5 एकमात्र ऐसा अंक है जिसे किसी भी समअंक से गुणा करते हैं तो परिणाम क्या आता है आपका? 0 आता है। देखो 5 का गुणा 2 से करो 10 आता है, तो पीछे का अंक क्या हो गया आपका? 0। 5 का गुणा 4 से करो कितना आता है आपका? 20 आता है, तो पीछे का अंक क्या हो गया? 0। 5 का गुणा आप 6 से करिए 30 आता है, तो पीछे का अंक क्या हो गया आपका? 0। 5 का गुणा 8 से करिए 40 आता है, पीछे का अंक क्या हो गया आपका? 0। इसका मतलब 5 का गुणा आप किसी भी अंक से करके देख लीजिए, परिणाम का जो अंतिम पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका? 0 निकल के आएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब आराम से उतार लो इसको। अरे समझ तो रहे ना आप लोग चीजों को? ऐसे बैठ जाते हो जैसे कि मतलब कथा सुनने आए हो। कभी कभी ऐसा लगता है पूछो तो तेज बोलना पड़ेगा। ये 6 कैसे आया? ये 6 होता है। कल आए थे आप क्लास में तो कल लिखा है ना, देखो 2 का 4 का 8 का 6 होता है। कल ही तो लिखा है ये बात हमने कि जहां आपको 2 4 8 दिखेगा भाग पूरा पूरा जाएगा तो 6 लिखेंगे, जहां आपको 3 7 9 दिखेगा भाग पूरा पूरा जाएगा तो 1 लिखेंगे। ये तो लिखा है ना कल की क्लास में। सबसे लास्ट में यही तो लिखाया था जल्दीबाजी में भागते समय। सीईटी का फॉर्म डाल दिया आप लोगों ने? किस किस ने भर दिया अभी तक बताओ? अब कौन कौन भरने वाला है अभी? तो बैठेगा ही के लिए, मतलब पंडित से का पत्र वत्र दिखाने का? हो सकता मुहूर्त निकलवाओ कि कब भर के आए। भर दो, ठीक है, समय से भरो। क्योंकि देखिए जब पैसा खर्च हो जाता है ना तो फिर तैयारी करने का मजा कुछ अलग होता है। फिर लगता है कि पेपर है हमारा। हो गया? ठीक है, यदि प्रश्न में किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य दिया है, यदि प्रश्न में किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य दिया है तो उस पूरी श्रेणी का इकाई अंक भी शून्य ही रहेगा। भाई अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 दे रखी है तो फिर तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 0 का गुणा तो आप किसी से भी कर लीजिए, अंतिम अंक क्या बनेगा आपका? 0 बनेगा। ठीक है, हो गया?
नहीं हुआ? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो घर जाके अभी यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको 2-3 घंटे पढ़ते हैं? कोई है आप में से? 1-2। तो बाकी के लोग सोच रहे हैं, अभी प्लान बनाएंगे कि चलो पढ़ लेंगे, आओ देखेंगे। क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? काहे नहीं पढ़ते हो घर जाके? मना करता है कोई? पढ़ते क्यों नहीं फिर? 1 घंटे लास्ट ज्यादा हो गया है, आप काहे नहीं पढ़ते हो? प्रेशर है क्या कोई? ना हो सकता, देखो प्रेशर हो तो नहीं पढ़ो, चलो बात अलग है भाई। हो सकता है यहां से जाके कहीं नौकरी वोकरी करने जाना पड़ता हो, हैं? क्या हो जाता है? तो बाजरा तो हमारे घर भी कट रहा है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हम बाजरा काटने जा रहे हैं, नहीं पढ़ाने आएंगे? नहीं कह सकते ना। अच्छा, कह सकते हैं क्या? मान लीजिए आज अगर आपका पेपर होता कोई सरकारी, तो आप ये लिखोगे हम सेवाम श्रीमान बाजरा काटने के चक्कर में नहीं आएंगे? ऐसे तो नहीं कह सकते ना। पेपर देने जाएंगे ना, माताजी पिताजी को बोलिए कि देखो या तो पढ़वा लो या काम करवा लो, अब डिसीजन लो क्या लेना है। वो तुरंत पता क्या कहेंगे? नहीं बेटा पढ़ाई करो। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, वो यही कहेंगे कि बेटा पढ़ाई करो। आप लोगों को शौक चढ़ता है कि चलो लाओ चलते हैं, काम करवाएंगे तो घर वालों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार बच्चा अच्छा काम कर रहा है, हमारा अच्छा बच्चा है। हो गया सबका? देखिए, आपको सीखनी है चीजें, और मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए, आप अगर मुझे जैसे इंसान को देखकर भी इंस्पायर नहीं हो पाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर आप कभी जीवन में कुछ कर सकते हो। उसका कारण है, मैंने आपको सारी चीजें कल भी बताई थी। सबसे बड़ी बात है, मैं जिस संस्थान में पढ़ता था ना, कंपटीशन के लिए पढ़ाई की थी, उसी में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे हम। अभी पता चला नौकरी नहीं लग रही है भाई साहब, क्या करेगा आदमी? कुछ तो करेगा ना। लेकिन मैंने मेरे घर वालों को नहीं बताया था, घर वालों को बताया 1.5 साल बाद। अब आप सोचिए आप कैसे कर सकते हैं इन चीजों को, मैं समझाता हूं। जैसे कि देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे लिए हर महीने 8 से 10 हजार रुपए जाते थे खर्चे के लिए। क्योंकि देखो, हर घर वाले अगर कोई बच्चा बाहर शहर में रहता है तो उसको भेजते हैं। आपका कोई भाई बहन अगर बाहर रह रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए घर से खर्चा पहुंचता है हर महीने। लेकिन मैं 2 बरस के बाद बताया घर वालों को कि मैं भी काम करने लग गया हूं। अब आप सोचो, मैंने घर वालों से लगातार 10 हजार रुपए हर महीने लिया, 2 साल में कितना होता है? काउंट करके बताओ एक बार। देखता हूं तुम्हें गणित कितनी अच्छी है। अरे 2 साल में 24 महीने हो गए ना, 24 का अगर 10 हजार से गुणा करें कितना होता है? अब आप सोचो कि आज से 15 साल पहले 2,40,000 कितने थे? होते ना। मैंने एक साथ उठा के घर पे वापस कर दिए, बोला मैंने कमाया इतना। पिताजी को यकीन नहीं हुआ भाई साहब। पिताजी बोले भाई साहब कहीं ना कहीं इसने फर्जी वाला किया है, फ्रॉड किया है। फिर मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से, देखिए सबसे बड़ी बात है आप अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले को समझा रहे हैं, वो तरीका होना चाहिए बस आपके पास। ऐसा नहीं है क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। फिर मैंने बताया वकायदा कि मैं पिछले 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और मुझे खुद को 6-7 हजार रुपए महीने मिलता है ऑलरेडी। उस जमाने में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 6,000, 6,000-6,500 रुपए और खाना मिलता था। इतने में मैंने पूरे 1 महीने का वेतन था मेरा, जिसमें मैं 7-8 घंटे पढ़ाता था कम से कम। अब आप सोचो 7-8 घंटे पढ़ाना 6,500 रुपए में, उसके बाद खाना मिल गया बस। लेकिन अपने को यह लगा कि यार जहां कुछ नहीं था कुछ तो है। घर वालों का जैसा अकाउंट में आता था वैसा ही पढ़ा था वो, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा मैंने। मैं घर आया छुट्टी से, तो मैं जब दिवाली पे घर आया तो मैंने एक साथ बैंक गया पिताजी के साथ में, क्योंकि भाई उस समय बहुत अमाउंट होता था और उस समय चोरी वोरियों का मामला ज्यादा था। आजकल तो डिजिटल हो गया है। मैं पिताजी के साथ गया, मैंने कहा पिताजी एक बैग लेके चलो। अभी आज के जमाने में 2 लाख रुपए कुछ नहीं होते,
समझ रहे हैं? आपको तरीका आना चाहिए। फिर मैंने वो पैसा निकाल के पिताजी को दिया, तो पिताजी बोले भाई तेरे पास आया कहां से? मैंने कहा आप घर चलो, ठंडे दिमाग से आराम से समझा दूंगा, मैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने बकायदा उनको बताया कि मैं पढ़ाता हूं। अब उस समय वीडियो का जमाना तो था नहीं। अभी आजकल तो क्या पढ़ा रहा है तो सबको पता चल जाएगा कि लाइव क्लास चल रही है। और जैसे ही क्लास नहीं आएगी उस दिन घर वाले ही फोन कर देते हैं, भाई आज तेरी क्लास नहीं आई यार। तो मैं बोल देता हूँ आज छुट्टी पे हूँ। बोलो छुट्टी पे तो घर आ जाता। फिर मैंने कहा भाई बच्चे भी हैं साथ में, बच्चों के लिए भी समय देना पड़ता है। को भाई मेरे पीछे कोई छोड़ के आई अपना घर बेचारी, हाँ लड़ाई हो जाए यार, संग्राम हो जाए, क्या मतलब पड़ रहा भाई? अच्छा गलत है सही है भाई? महीने में अगर आप 1 या 2 दिन नहीं निकाल पा रहे हो तो लट बच जाएगा भाई साहब। मैंने कहा भाई तुम्हारे गांव आने के चक्कर में परिवार बिगड़ जाएगा इधर। अपने तो मस्त रहते एकदम। अब मैं बताता हूं आपको 2018 की बात। ये तो बात रही आपकी 15 साल पहले। 2018 में पता है उस समय एटीएम का इतना चलन नहीं था, कोरोना से पहले। आजकल तो क्या आदमी फोन पे करता है, आपको पता है ना, 5 रुपए भी अगर देने ना तो किसी को फोन पे कर देता है। अरे भाई उसका 1.2% बेचारे का टैक्स लग गया, तुमने तो 5 रुपए दे दिए। उसके बाद तो 3.5 पौने 4 रुपया पहुंचा। लेकिन अब वो क्या, उसको दुकान चलानी है तो वो कहता नहीं है कुछ भी। अब 2018 में क्या हुआ, हालांकि देखो ये बातें बताने की नहीं होती हैं, ठीक ठाक अमाउंट था मेरे अकाउंट में। मेरे को भाई साहब 5,000 रुपए निकालने थे, तो बैंक वाले ने एक स्लिप लगा रखी थी कि 10,000 के से कम की राशि एटीएम से निकालें। मैंने कहा भाई मेरे पास एटीएम है ही नहीं है। नहीं था उस समय भाई, जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल तो क्या है अकाउंट खुलते ही एटीएम आ जाता है। पहले नहीं थी ये सुविधाएं। रियलिटी में अगर आप आज से 6-7 साल पहले जाओगे तो डिजिटल का रूप ही नहीं था। मैंने कहा मेरे पास एटीएम तो है नहीं। बोले तो भाई साहब तो नहीं मिल सकता। मैंने कहा तो भाई फिर ऐसा कर, ये मेरी पासबुक पर्ची खाली है मेरे पास में, मेरे खाते में जितना पैसा है ना मिनिमम बैलेंस छोड़ के पूरा निकाल दे तो मेरा। अब वो मेरे को भाई साहब ऐसे देखे, मैं ऐसे नॉर्मल लोअर टी शर्ट में, वो कहा तू कहीं ना अम्बानी की औलाद भाई साहब। तो मैंने कहा भाई तू अकाउंट नंबर है मेरा, तू निकाल दे। अच्छा भाई गलत है सही है भाई, तुमको 5,000 नहीं निकालना है, तुमको 10,000 से ज्यादा निकालना है, मेरे को 10,000 नहीं निकालना, मेरे को पूरा निकालना है। अच्छा उसने मेरा अकाउंट चेक किया, उस समय मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए थे, जो कि आज के जमाने में कुछ नहीं है, उस समय काफी था। मिनिमम बैलेंस उस समय 5,000 रखना होता था, अब तो क्या जीरो बैलेंस पे भी खुल जाता है खाता। मैंने कहा भाई 5,000 रख के बाकी का मेरे को दे दे। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और सीधी बात है मैं अध्यापक हूं। इस पूरे विश्व में एकमात्र टीचर ऐसा व्यक्ति है जो सामने वाले को खूब अच्छी तरीके से घुमा सकता है। भाई साहब उसने जैसे ही निकाल के दिया, मैं पहले से 2 पर्ची रखे हुआ था मेरे पास में, एक निकालने की एक जमा करने की। जैसे उसने निकाल के दिया उसमें से 5,000 गिना, अपनी जेब में रखा, बाकी दूसरी पर्ची भरी, मैंने के लिए जमा कर दे। भाई साहब वो कह रहा है यार ये आदमी बढ़िया है भाई। अच्छा तू 5,000 नहीं निकाल सकता भाई मेरे लिए, मेरा पैसा तो निकाल के देगा, अब मेरी मर्जी में जमा करा रहा। भाई साहब पीछे वाला कह रहा भाई साहब तुम ही करते होगे। मैंने कहा भाई जी गिन ही नहीं पाएगा, 1 घंटे में तुम जाओ आराम से, ये जब गिन लेना उसके बाद आना। अब 35 लाख रुपए गिनने में भाई साहब 1 घंटा लगेगा कम से कम, मशीन भी गिनती है उसके बाद भी आदमी को। जब देखो बैंक से आप पैसा निकाल के लाते हैं, वो मशीन से गिन के आपको दे देते हैं, आप जानो आपका काम जाने। लेकिन जब वो जमा करते हैं ना, मशीन से गिनने के बाद भी खुद गिनते हैं कि गलती अगर 1 नोट भी कम रह गया बेटा तेरी सैलरी से कट जाएगा। ये चीज नहीं तो आप नोटिस करिएगा बैंक में जाके। मैंने कहा भाई 1-2 घंटे तक ये फ्री नहीं है, तुम आराम से मस्ती करो, ये 2 घंटे काम पे लगा रहेगा। और वो मेरे से कह रहा भाई साहब ये बदतमीजी है। मैं काहे की बदतमीजी, मैंने मेरे को बुला ले भाई, मैं अच्छा पैसा जमा करा रहा हूँ। बोला तुम 2 मिनट पहले तो निकाले, मेरी मर्जी भाई, मेरा खाता मेरी मर्जी, मेरा पैसा मैं जमा कराऊं मैं निकालूं। भाई साहब गलत है सही है? अच्छा आप गलत बोल रहे हो बताओ। अरे आपको पढ़ना नहीं पढ़ना आपका दिल है, ये तो मेरा थोड़ी करेगा कि नहीं जबरदस्ती बिठा दिया। नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, घर वाले यही कर रहे हैं आजकल। नहीं बेटा पड़ोसी का लड़का राजस्थान पुलिस में लग गया, तुमको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। और वो लड़का भाई साहब वाइल्ड क्लास कैमरामैन बनना चाहता है, फोटोग्राफी करना चाहता है ना भाई साहब, IIT करनी है। आधा % तो यही मर रहे, इसी चक्कर में मर रहे हैं 10-20%। तो पिताजी ने कह दिया नहीं बेटा इंजीनियर बनना है। वो चाचा का लड़का हो गया, बुआ का लड़का भी हो गया, और फलाना हो गया, और वो लड़के को क्रिकेटर बनना है बेचारे को यार, और तुम उसको खेलने नहीं दे रहे। बोला खेलते नहीं है, खेलने कूदने से कुछ नहीं हो सकता। भैया सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में। क्रिकेट के प्रेमी कितने हैं तुम में से, देखते हैं? आपने सुना होगा दीपक 4 राहुल 4, दोनों भाइयों को जानते हैं, राजस्थान के निवासी। आपको पता नहीं पता है?
कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर के। मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला हुआ है, आज वो फोन नहीं उठा सकते। अरे मेरे साथ 11 12 पढ़ी है उसने, महाराजा बदन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में, और आज वो फोन नहीं उठाएंगे किसी का। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं। अपन ठहरे यार, देखो ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर गांव में तो हमसे यही कहते हैं ट्यूशन पढ़ाता है, सब यही कहते हैं। बस इतना है, चेंज कर दिया है कि पहले नॉर्मल पढ़ाता था, अब टीवी पे पढ़ाता है, बस। बाकी सब यही कहते हैं ट्यूशन पढ़ाता है। अब बताओ हम कैसे चेंज करें अपने आप को? कर सकते हैं क्या? कोई है तुम्हारे पास इलाज? तुम बताइएगा, चेंज कर सकते हैं तो। अब लिखो हेडिंग डाल के, परिणाम के अंत में मस्त रहा करो तुम लोग। मैं क्यों बता रहा हूं तुमको ये बातें? इसलिए याद रखना है कि तुमको ये दिन ना देखना पड़े, पता चले कि 10-5 साल पढ़ने के बाद और फिर घर वाले कहें भाई साहब ऐसा कर, तू प्राइवेट ही कर ले यार। कब तक खिलाएंगे पिलाएंगे हम तेरे को? कब तक देंगे हम तुमको पैसा? भाई परिवार वालों की भी एक लिमिट होती है। जब लिमिट आपकी समाप्त होगी ना, तो घर वाले फिर एक ही बात कहेंगे, देखो ये वाले डिपार्टमेंट के पास तो लिमिटेड समय होता भाई साहब, अत्यधिक समय की सीमा ही नहीं है इनके पास। तो घर वालों को अच्छी तरह पता है कि बिटिया 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास लास्ट में एक चारा है, वो तुम सब जानते हो। फिर भैया तुम जाने, तुम्हारा परिवार वाला जाने, हमको नहीं मतलब। पढ़ाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो अच्छी बात है, हमने हमारा काम कर दिया। क्योंकि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हाथ पैर चले नहीं चले कल को, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तुमसे ना कहेंगे पिताजी, तुम्हारी तो तभी होगी बेटा जब तुम ढंग से किधर इधर एडजस्ट हो जाओगे। नहीं तो घर वालों को पता चला कमाता तो है नहीं, इसको तो खिला ही रहे, पत्नी को और खिलाना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा होता नहीं होता है, इसलिए आपको पहले वो ठिकाने लगाएंगे कि बेटा देख बढ़िया कंपनी में नौकरी है, उधर काम कर ले अब तू। जब तुम ठिकाने लग जाओगे, 10-20 हजार लेके आने लग जाओगे, तब वो सोचेंगे कि चलो अब छोड़ेगा, ब्याह कर लेते हैं भाई साहब। हकीकत बात है ये। और देखिए काफी मैं आप लोगों से बहुत काफी उम्र में बड़ा हूं, देखने में लगता तो क्या हो गया, हम क्या वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए। अब कुछ समय बाद जो वृद्धावस्था आप लोग पढ़ते हो ना स्कूलों में, उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या मेंटेन किया हुआ है तो ठीक है, बाकी आप लोगों को सीखनी है ये चीजें। हम लोग अपने जीवन में जो सीखा है, हम लोगों ने ग्रहण किया है, वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए जिन चीजों को हम लोग देख चुके हैं, आपके सामने वो फेज आएगा अभी, तो उससे पहले अगर आप समझ जाए तो बेस्ट है कि नहीं है? क्योंकि वो फेज हर किसी के जीवन में आता है, हर किसी को झेलना होता है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिस विद्यार्थी ने मुझसे ये कहा ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं इसको, आप ये मत सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने उस बच्चे तक की नौकरी लगा के दी है। मैंने कहा तू टेंशन नहीं कर, मैं जैसे कह रहा तू वैसे कर तो ले। आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो इतना करिए कि जैसे यहां 4 घंटे आपकी क्लास चल रही है ना, 4 घंटे की क्लास को आपको वापस 4 घंटे और पढ़ना है, बस इतना सा कर लो। जिस दिन तुम घर जाके 4 घंटे बैठने लग गए, ऑटोमेटिक अंदर से उत्तेजना आने लगेगी कि यार पढ़ना है मुझे, क्योंकि तब आप सीखोगे चीजों को, तब आप चीजों को क्या करोगे, सीखोगे धीरे धीरे। और जैसे ही तुम सीखने लग जाओगे, फिर ललक होती है। जैसे आपने देखा ना कि टाइम से भूख लगती है, टाइम से खाना मिल जाता तो उतना ही खाते जितनी भूख लगती है, और भूख लगी और भूख लगने के लेकर और 1-1.5 घंटे के अंतराल में आपको खाना मिलता है, हम ज्यादा खा लेते। क्यों? और फिर तो कैसा भी मिल जाए भाई साहब, फिर कोई चॉइस नहीं है कि अपन को भिंडी नहीं खाने हैं, अपन को ये नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, फिर तो कुछ भी दे दो, क्योंकि क्या है, भूख लगी हुई है उस समय। तो आपको इस पढ़ाई की भूख तो लगनी चाहिए पहले कि पढ़ना है, सीखना है, पेपर देना है, कंपटीशन होता है, ऐसा पेपर होता है। जब आपको ये ललक लगेगी अपने आप में, फिर आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा किसी को, फिर आप ऑटोमेटिक अपने आप उठ के अपने कमरे से अपनी चेयर पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, और फिर घर वाले आपकी सुनेंगे, घर वाले आपकी बात मानेंगे। क्योंकि जब उनको दिखेगा कि बच्चा 4-5-6 घंटे बैठ रहा है, पढ़ रहा है, तो वो खुद नहीं छेड़ेंगे। उनको पता है कि अब इसका माइंड अच्छा हो गया और ये आप माइंड को अपने को बहुत अच्छी जगह रख दिया है, जिससे कि इसको क्या है, एक बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर जा रहा है अभी ये। तो घर वाले भी जानते हैं इस बात को। अब यार, अब तुम लोग ये कि किताब खोल लिए, वो मोबाइलों में रील्स में आता है ना, और किताब के ऊपर मोबाइल रखा भाई साहब, माता जी आ गई तो पन्ना इधर पलट गया, माता जी चली गई पन्ना इधर पलट गया, फिर मोबाइल चल रहा है। तो देखो नहीं है तो आप ऐसा देख लेना, हम लोग मोबाइल निकालते हैं पॉकेट में से टाइम देखने के लिए, और जब उसकी स्क्रीन पर दिखता है व्हाट्सएप पर 27 मैसेज, हम व्हाट्सएप पर एंट्री करते हैं, पहले टाइम नहीं देखते हम लोग,
फिर जब जैसे हम व्हाट्सएप पे एंट्री करेंगे हमको मैसेज दिखेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, सामने से रिप्लाई आएगा, फिर इधर से होगा, आधा घंटा बीत जाएगा और उसके बाद रिप्लाई बंद, मोबाइल का लॉक किया, फिर पॉकेट में रख लिया, फिर याद आता है कि मैंने निकाला तो टाइम देखने के लिए था, फिर दोबारा निकाल के टाइम देखते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सब लोग यही सोच के सोते होंगे कि सुबह 5 बजे उठना है भाई साहब, अब कुछ भी हो जाए, अलार्म लगा के बढ़िया एकदम शानदार तरीके से और सो गए, और सुबह जैसे ही 5 बजे अलार्म बजेगा, मोबाइल का अलार्म बंद किया, तकिया के नीचे रखा, बन के 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट में 7 बज जाते हैं। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? ईमानदारी से बताओ। तो देखो ये चीज जो आप आज झेल रहे हो ना, ये हम झेल लिया से 10-15 साल पहले भाई। तो सोचो 15 साल का एक्सपीरियंस तो बोलता है ना इस बात को। इसलिए आपको क्या चीजें सीखनी है, आप दृढ़ निश्चय करो अपने साथ में कि ये काम, और मैं इतना कह रहा हूं जॉब लगने के लिए आप अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को छोड़ दो कि भाई साहब अगर नौकरी लगी तो इस चीज को या इस काम को करना है, वरना करना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आपकी जिद आपसे करवा देगी। उसका कारण क्योंकि आपने आपकी एक बहुमूल्य चीज को छोड़ रखा है। जैसे मान लीजिए किसी को दूध पीना पसंद है, एक एग्जांपल के तौर पे, भाई साहब मैं तो पीऊंगा ही जब नौकरी लग जाएगी, नहीं तो पीऊंगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। किसी को घूमना पसंद है खूब, मैंने कहा अब तो हम घूमने ही जब जाएंगे जब सरकारी नौकरी लग जाएगी, उससे पहले घूमने नहीं जाऊंगा। तो दिमाग में रेडी टन बजेगा ना कि यार घूमने जाना है। कब जाएगा? जब सरकारी नौकरी लगेगी। पढ़ बेटा, ये चलता रहेगा माइंड में जब तक आप कुछ दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज मुझसे लिखवा के ले जाओ, आप इस लाइन को रिकॉर्ड करके रख लेना, नौकरी नहीं लगेगी आपकी। सोचना तो पड़ेगा भाई साहब, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही है भाई साहब, चाहे जान निकल जाए शरीर की, कुछ भी हो जाए, लेकिन करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप एक कठोर निश्चय के साथ बैठेंगे कि यार करना है, कुछ भी हो जाए करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे रास्ते निकल आते हैं अपने आप। अच्छा, स्कूल में किसी ने बताया कैसे परसेंटेज बनानी है? अपने दिमाग में कीड़ा था कि 80 बननी चाहिए, 75 कैसे बनेगी, 90 कैसे बनेगी। टाइम मैनेजमेंट खुद किया था ना। कंपटीशन में आपको बताते हैं फिर भी नहीं हो पाता, आपसे बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। उसका रीजन आप कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं। उस चीज का आलस को छोड़ना है, आपको चीजों को सीखना है। अच्छा, मैं आपको ये बार बार डेली बातें क्यों बताता हूं, उसका कारण है कि देखो आप अभी स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग के 1-2 महीने ही आपको समझाया जाएगा, फिर ना तो भाई साहब मैं भी इधर आऊंगा, मैं अपना 1 घंटा पूरा किया और 1-2-3 निकल लिया, क्योंकि फिर मेरे को समझ में आ जाएगा कि यार इनको कितना भी समझा लो, करेंगे तो ये वही जो इनके दिमाग में चल रहा है। तो फिर काय को अपना माथा पच्ची करो, पढ़ाओ ना इससे बढ़िया। तो मैं आपको 10-20 दिन ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं। आप गलत फहमी में कि मैं आपको ज्यादा सिखाऊंगा, नहीं। परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। लिखे, सर्वप्रथम दी गई संख्या को 5 से भाग लगाते हैं। हाँ, 5 से भाग लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, प्राप्त भागफल को तब तक 5 से भाग लगाते हैं जब तक कि वह 5 से छोटा प्राप्त ना हो जाए। अंत में सभी भागफलों को जोड़कर शून्यों की संख्या
प्राप्त हो जाती है। यदि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो परिणाम के अंत में कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होती है। यदि अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो परिणाम के अंत में केवल एक शून्य आती है। केवल एक शून्य आती है। ठीक है, इतने दिन से कहां थे भाई आप? पहला दिन 3 4 5 क्लासें निकल गई आपकी। तो आपको देखो करना क्या है आज, सुनो काम की बात। बड़ा वाला टेलीफोन वह है, मोबाइल है। हाँ, किसी एक विद्यार्थी, देखिए बच्चा पूरा दिन आ रहा है, किसी दिन छुट्टी तो नहीं है ना तुम्हारी? इनकी कॉपी उठाना, फोटो खींचना, और आज घर जाके वो पूरा लिखना है आपको, कंप्लीट जो पढ़ा दिया। आपका अंग्रेजी मीडियम है? ओ भाई साहब, मामला गड़बड़ हो गया यार तुम्हारे साथ तो। बाकी कोई और अंग्रेजी वाला? बाकी सब हिंदी वाले हैं? हैं? कौन चला गया? अरे तो बताना चाहिए था, हम तो बाइलिंगुअल पढ़ा देंगे, हमको क्या दिक्कत आ रही है? हम तो हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा देंगे। लेकिन हिंदी तो हिंदी में पढ़ी है ना अपन ने। तैयारी किसकी करनी है आपको? सीईटी या आरएएस या फाउंडेशन? अच्छा, अभी डेमो ले रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो तो अच्छी बात है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पता अभी पता ही नहीं है हमें किस, तो क्या पढ़ना है ये तो पूछना चाह रहा हूं मैं। मतलब किसकी तैयारी करनी है आपको? सिविल की तैयारी कर रहे हैं? तो सिविल में आरएएस आता है ना, तो आरएएस या यूपीएससी? आरएएस की करनी है। चलो, यहां तक हो गया सबका? देखिए क्या कह रहा है, सुने ध्यान से आप समझें। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। यही कहना चाह रहा है कि जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट में जो जीरो आएंगी वो कितनी होंगी आपकी, ये निकालना है टोटल हमको। कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या बनेगी बहुत बड़ी, तो लास्ट में जो डिजिट आती है उनमें जीरो कितनी आएंगी। जैसे कि देखो, अगर मैं 5 गुणा 4 करता हूं तो क्या आता है आपका 20। कितनी जीरो है इसमें? जैसे कि देखिए 5 इंटू 8 करते हैं तो कितना आता है आपका 40। भाई जैसे देखिए 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है,
तो कितना होता है आपका, देखो ये 200 होता है कि नहीं होता, बताओ। तो देखो इसका मतलब कितनी जीरो आ गई अब आपकी। तो ये कह रहा है कि 1 to 100 आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 1 से लेके 100 तक करो। 1 से लेके 100 तक नंबर ऑफ टोटल जीरो तो 11 होती हैं, वो लिखने के तौर पे होती हैं। ये कह रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आएगी। अब मैं आपका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं इसमें, फिर आपको अगर किसी को लगे कि हाँ भाई हमको करना है। जैसे देखिए जैसे यहां तक हम गुणा करते हैं तो देखो 20 16 कितना हो जाता है आपका 120। जैसे ही फिर देखो 6 आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 720। फिर उसके बाद इसमें 7 का, फिर इसमें 8 का, करते करते कहां तक जाना है आपको पता है, 100 तक जाना है। अब आप जानते हैं इतना गुणा तुमसे हो ना पाएगा कभी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को करना है तो आप घर पे करना आराम से बैठ के, क्योंकि देखो जैसे ही आप 10 तक पहुंचेंगे तो ये लगभग 8 अंक की संख्या बन जाएगी। फिर उसमें गुणा 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे ही चलते चलते आपको 98, 99 और 100 तक गुणा करना है। तो कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा वैल्यू प्राप्त होगा। तो आपको उस वैल्यू पे तो जाना नहीं, आपको क्या सोचना है, क्या लिखाया कि सबसे लास्ट वाले पद को आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका 20, और आने वाला जो परिणाम है उसको भी आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया आपका 4। 5 से छोटा आ गया कि नहीं आ गया। देखो यही लिखाया मैंने हिंदी में कि सबसे पहले संख्या को उठा के आपको डिवाइड करना है किससे, 5 से। आने वाला जो भागफल है आपका, जो परिणाम प्राप्त हुआ है, उसमें भी आपको 5 का डिवाइड करना है, और ये डिवाइड तब तक करते रहना है जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए। अब देखो 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इनको जोड़ दीजिए तो कितनी शून्य हो गई आपकी, तो 24 तो जीरो आएंगी, अंक आते हैं आपके 2257 टोटल गुणा करने के बाद। और इतना कैलकुलेटर की भी हिम्मत नहीं होती है। आपको पता है कैलकुलेटर भी केवल आपका 10 की पावर 26 तक देता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो आपको गुणा करने की नहीं सोचनी है, क्योंकि इतना छोटा प्रश्न नहीं आता है पेपर में। देखो पेपर में ऐसे भी आता है, ये भी लिखा आएगा आपका कि 1 से और 1040 तक की संख्याओं को गुणा करें तब कितनी जीरो आएंगी। अब 1040 तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया, तो अपने को केवल यही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि देखो सबसे लास्ट वाले नंबर को क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। तो देखो 208, जितनी बार आपका कंप्लीट डिवाइड जाएगा उतनी बार देना है आपको। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। फिर आप देखो 208 को 5 से डिवाइड करिए तो देखो 4 टाइम और ये 1 टाइम 41, सही है। 3 बच गया, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर देखो 41 को आप डिवाइड करिए 5 से, कितने टाइम जाएगा आपका 8 टाइम, और फिर देखो 8 को भी डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा आपका 1। अब देखो इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो 41 और 42 और 8 कितना हो गया आपका 50, तो कितना हो जाएगा आपका 258। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई आपकी 258 हो गई। अब आप सोचो इतनी तो जीरो जीरो आ रही है पीछे, अंक तो बहुत आएंगे गुणा करने के बाद। जैसे उसने ये कह दिया कि भाई 1 से लेकर 3030 तक की संख्याओं में बताना है आपको कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। तो फिर आपको क्या करना है, वही काम करना है, सबसे लास्ट वाले नंबर को उठाना है आपको और 5 से डिवाइड करना है। देखो 5 से 6 टाइम, 3 में जाएगा नहीं जीरो, फिर 6, फिर देखो 606 में अगर आप 5 का डिवाइड करेंगे तो देखो 5 एकम 5, कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 5 दूने 10 1। फिर देखो 1 to 1 को आप 5 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा आपका 24 टाइम, बात सही है कि नहीं है। फिर आप देखो 24 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, देखो 4 और 8 9, 15 की कितना हो जाएगा 5, हासिल लगी आपकी 1, 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका 755। इतनी तो जीरो आएंगी बाद में, अंक तो बहुत सारे आएंगे। तो देखो याद क्या रखना है कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो सबसे लास्ट वाली डिजिट को आप 5 से डिवाइड करेंगे, आने वाले परिणाम को आपको 5 से डिवाइड करना है, और ये काम तब तक करना है जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाए, और इन सबको लास्ट में जोड़ देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको और नंबर्स का मल्टीप्लाई करने की कह रहा विषम संख्याओं का, तो कोई भी जीरो नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखिए 5 से डिवाइड क्यों किया, पहले तो ये समझो आप बात को। 5 से डिवाइड करने के पीछे रीजन है कि 5 एकमात्र ऐसा अंक है जिसे किसी भी सम या इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके प्रोडक्ट का जो लास्ट वैल्यू है वो क्या आता है, आपका जीरो आता है हमेशा। देखो जैसे कि 10 20 30 40,
प्रोडक्ट का जो अंतिम पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 0, इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हमारे पास बात आती है ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर में इवन नंबर तो होता ही नहीं है, और जब तक इवन नंबर नहीं होगा, मतलब कि जब तक आपके पास सम संख्या नहीं होगी, तो गुणा करके 0 तो बन ही नहीं सकती है। तो जब ऑड नंबर्स की सीरीज होती है तो कोई भी 0 नहीं आती है। लेकिन जब हम लोग प्राइम नंबर की सीरीज देखते हैं, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जब प्राइम नंबर की सीरीज होती है अभाज्य संख्या की, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर में एक आपका इवन नंबर होता है, वो होता है आपका 2, जो कि इवन प्राइम होता है। मैंने आपको याद करिए बताया था कि सम अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। कैसी होती है? सम अभाज्य संख्या। तो जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो मैंने लिखा है आपको क्या, कि यदि विषम संख्याओं का गुणा करते हैं ऑड नंबर्स का, तो कोई भी 0 नहीं आती है। प्राइम नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है आपका 1 0 आती है। और नॉर्मल संख्याओं में आपको सबसे लास्ट वाली संख्या को उठाना है और 5 से डिवाइड करते रहिए, जब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाओ, लास्ट में आपको जोड़ देना है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई परेशानी? नोट कर लीजिए। बाकी का अपन अच्छा पलटना पड़ेगा। ये तो ये अच्छा ये वाला